डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। आज का आपका टॉपिक है प्रेक्षण, उसके चरण और मूल्यांकन, यानी ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स और ऑब्जर्वेशन की इवैल्यूएशन। आइए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आंख और कान के माध्यम से किया गया जो ऑब्जर्व करते हैं हम प्रेक्षण बोलते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है बेटा योजना बनाना। शोधकर्ता यानी जो प्रेक्षण कर रहा है वो सबसे पहले एक योजना यानी प्लान तैयार करता है, जिसमें अध्ययन के उद्देश्य यानी लक्ष्य, किस परिस्थिति में प्रेक्षण किया जाएगा, प्रयोज्य कौन होंगे और उनके व्यवहारों इत्यादि के बारे में एक रफ तस्वीर तैयार की जाती है। आगे के जो स्टेप्स हैं वो इस पहले स्टेप के बदौलत ही पूरे हो पाते हैं। इसके दम पर ही एक अध्ययनकर्ता आगे बढ़ता है। तो बेटा पहला स्टेप है योजना बनाना या एक रफ तस्वीर या प्लान बना लेना। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन का वास्तविक प्रेक्षण का संचालन। इस चरण में शोधकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यानी आंख, कान, नाक, इनके द्वारा परिस्थिति और व्यवहारों का असली ऑब्जर्वेशन करता है और इसके लिए वह उपकरणों की सहायता भी ले सकता है। जैसे कि अगर वो किसी व्यवहार का प्रेक्षण करना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, पर जब व्यवहार घटित हो रहा है, जब वो हो रहा है, उस समय अध्ययनकर्ता खुद वहां मौजूद नहीं हो पा रहा, तो वो मूवी रिकॉर्डर या कैमरा आदि का उपयोग भी कर सकता है। थर्ड स्टेप है बेटा विश्लेषण। जो भी तथ्य प्राप्त किए जाते हैं प्रेक्षण के द्वारा, पहला स्टेप था योजना बनाना, दूसरा स्टेप था वास्तविक प्रेक्षण का संचालन यानी ऑब्जर्वेशन की गई। तो की गई ऑब्जर्वेशन में जो तथ्य मिले, जो चीजें मिली, जो तथ्य फैक्ट्स प्राप्त हुए, उनको एनालाइज किया जाता है थर्ड स्टेप में, जो कहलाता है विश्लेषण। उदाहरण, अगर हमें जो हमने ऑब्जर्व किया उसको हमने अंकों में लिख लिया, नंबर्स में लिख लिया, तो उस अंकों को हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की विधि से एनालाइज करेंगे या उसका विश्लेषण करेंगे। चौथा स्टेप है व्याख्या। प्राप्त परिणामों की तुलना इस क्षेत्र में अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त परिणामों से की जाती है। एक बार जब विश्लेषण कर लिया जाता है और हमें परिणाम मिल जाता है, तो हम ये देखते हैं कि पहले जो मनोवैज्ञानिकों ने सेम तरह का ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण किया और उनको कुछ परिणाम मिले, तो क्या हमारे परिणाम उनसे मेल खाते हैं? क्या वो सेम है? अगर वो सेम नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, अगर वो सेम है तो उसका भी स्पष्टीकरण दिया जाता है कि वो सेम क्यों है या क्यों नहीं है। समानता और असमानता के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। समानता यानी सेम परिणाम प्राप्त होना और असमानता यानी उसमें विभिन्नताएं होना। पांचवा स्टेप है बेटा, ये समझना मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं सामान्यीकरण। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई अध्ययन किया जाता है तो वो एक संपूर्ण जनसंख्या पर किया जाता है और उस संपूर्ण जनसंख्या पर नहीं किया जाता, उसमें से एक सैंपल लेके उस पर किया जाता है। और जब हम उस सैंपल से कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो वो पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्कूल काउंसलिंग का एग्जांपल दिया था कि पूरे स्कूल का अध्ययन करना है तो सिर्फ एक कक्षा से 2-4 बच्चे लेके अगर मैं अध्ययन करूं तो उसका सामान्यीकरण पूरे स्कूल पर
नहीं किया जा सकता। पर अगर मैं हर कक्षा से 4-5 बच्चे लूं और उनका एक समूह बनाकर उन पर अध्ययन करूं, तो उसका सामान्यीकरण पूरे स्कूल पर किया जा सकता है। इसे कहते हैं सामान्यीकरण, कि जनसंख्या में से, संपूर्ण जनसंख्या में से हमने एक सैंपल लिया, उस पर अध्ययन किया और जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनको हमने पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया। ये जो पूरी जनसंख्या पर लागू करने वाला पाठ है, इसे हम कहते हैं सामान्यीकरण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जनरलाइजेशन। तो इस चरण में अध्ययनकर्ता यह बताने की कोशिश करता है कि प्राप्त परिणाम, जो परिणाम मिले हैं, वो उस संपूर्ण जनसंख्या पर कहां तक लागू होंगे जिस जनसंख्या से सैंपल का ही अध्ययन किया गया है। ठीक है बेटा, ये थे आपके स्टेप्स ऑब्जर्वेशन के। आइए अब इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। मूल्यांकन, सबसे पहले गुण देखेंगे हम, यानी इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज्यादातर नेचुरल सेटिंग में किया जाता है, स्वाभाविक से एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो वास्तविक व्यवहार जो है उसका अध्ययन करना संभव हो पाता है। जिस भी प्राणी के व्यवहार का हम प्रेक्षण कर रहे हैं उसमें नकलीपन नहीं होता। दूसरा, अनुभव आश्रित अध्ययन। प्रेक्षण जो कर रहा है, जो प्रेक्षक है, वो अपने ही अनुभव पर निर्भर कर रहा है, अपनी आंखों से देखे गए अनुभव को वो रिकॉर्ड कर रहा है या उसी के दम पर परिणाम ले रहा है, अपने ही कानों से सुनी बात पर वो निर्भर करके प्रेक्षण कर रहा है। यह अनुभव आश्रित अध्ययन है। तीसरा पॉइंट, सरलता। ये बहुत ही सिंपल सी विधि है ऑब्जर्वेशन करने के लिए। हम आमतौर पे जैसे जनरली भी कह देते हैं कि उसे ऑब्जर्व करना, वो कैसे बात करता है उसे ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही सरल विधि है, इसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। व्यापक अध्ययन, व्यापक अध्ययन मतलब इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत वाइड है, व्यापक है। प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट अध्ययन होता है। जिस चीज का हमने अध्ययन करना है उसे सीधा सीधा ऑब्जर्व किया जाता है, डायरेक्टली उसी को देखकर उसके बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला, कारण प्रभाव संबंध की खोज। कारण प्रभाव का मतलब होता है कि कोई घटना घटी, किस कारण से वो घटी, कोई इवेंट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, उसे हम कह देते हैं कारण, और उस इवेंट को हम कह देते हैं प्रभाव। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर अलार्म लगाकर रात को हम सो गए और सुबह 6 बजे अलार्म बजा, तो कारण है अलार्म का बजना और प्रभाव है हमारा जाग जाना। इसे कहते हैं कारण प्रभाव संबंध। तो प्रेक्षण के माध्यम से जितनी भी हमारी दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, उनके कारण प्रभाव संबंध की खोज करना मुमकिन हो जाता है। अगला है व्यवहारिक क्षेत्रों में उपयोगी। व्यवहारिक क्षेत्र होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के क्षेत्र, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो चीजें उपयोग में आती हैं उनका अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही किफायती और अच्छा तरीका है। इसके दोष यानी इसकी कमियां क्या हैं? नंबर 1, प्रेक्षक के पक्षपात। इसका मीनिंग है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रेक्षक है, उसकी अपनी जो थिंकिंग है या उसकी अपनी जो धारणाएं हैं, जो पहले से उसने सोच बना रखी है, जो उसका नजरिया है, वो उसके प्रेक्षण में आड़े आएगा। वो पूरी तरह से बिना भेदभाव के प्रेक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पक्षपात बीच में आड़े आ ही जाते हैं। नंबर 2, नियंत्रण का अभाव। इस सिचुएशन में कंट्रोल मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, कंट्रोल स्थापित करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ज्यादातर एक नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं, तो प्राणी के व्यवहार को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं हो पाता। अव्यक्त व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं।
अव्यक्त व्यवहार यानी जो दिखाई नहीं दे रहा। मान लो क्लास में एक बच्चा बैठा है, अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे, पर ऊपर से वो बिल्कुल शांत बैठा है। तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसके अंदर की दुनिया का क्या हाल है वो उसका प्रेक्षण नहीं हो सकता। अव्यक्त व्यवहार जो दिखाई नहीं दे रहा, व्यक्त नहीं है, उसका अध्ययन प्रेक्षण के द्वारा संभव नहीं। सीमित क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है कि किन किन चीजों का अध्ययन यह कर सकता है, उसमें नैतिकता जैसी जो चीजें हैं, मॉरल वैल्यूज, इनका अध्ययन करना संभव नहीं है। बहुत सी चीजों का अध्ययन संभव है, पर कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनका अध्ययन प्रेक्षण के माध्यम से संभव नहीं है। नंबर 5, ये एक महंगी विधि है क्योंकि इसको करने में समय ज्यादा लगता है। इसमें कितनी बार महंगे उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, विश्लेषण में समय लगता है, तो यह एक महंगी विधि है। अनावश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण, जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो कितनी ऐसी चीजें भी ऑब्जर्व की जाती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं। अनावश्यक सूचनाएं भी एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे अगर मैं पशुओं के किसी व्यवहार का अध्ययन करना चाहती हूँ, मैंने जंगल में रिकॉर्डर लगा दिया, कैमरा लगा दिया जिससे कि उनकी रिकॉर्डिंग होगी, तो उनके बहुत से और व्यवहार भी रिकॉर्ड हो जाएंगे जिनका मुझे अध्ययन करना ही नहीं। अनावश्यक सूचनाएं भी इससे इकट्ठी हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट, उपकरण दोष। उपकरणों में दोष आने से प्रेक्षण में खल पड़ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो उपकरण दोष इसका एक कमी है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। इसी के साथ बेटा इसका आपका ऑब्जर्वेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये BR चौहान की इनविटेशन टू साइकोलॉजी बुक में से एक्सप्लेन किया है। ओके बेटा, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।